वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आया हूं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन आज जो हमारा कंपनी रूल था उससे फिनिश कर देंगे और नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंच जाएंगे हम क्राउन रूल पर। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की जो शुरुआत है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुई थी। कब से हुई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, और वो मैं पिछली वीडियो में आपको करा चुका हूं। आज बात करेंगे 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमारे कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको 20-20 वर्ष के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हुआ था। इसके अलावा जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। इसके अलावा 1774 में बंगाल के कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिसके तहत लॉर्ड एलिजा एम्पे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, और लॉर्ड एलिजा एम्पे और वॉरेन हेस्टिंग की मित्रता हो गई थी। इसी मित्रता का फायदा उठाया करता था वॉरेन हेस्टिंग, और जो निर्णय वो सुना दिया करता था, मतलब जो निर्णय वो किया करता था लॉर्ड एलिजा एम्पे उसी ही निर्णय को सुना दिया करता था। तो उस पर कुशासन का आरोप लगाया गया था, और आरोपियों को क्या किया गया था? लॉर्ड एलिजा एम्पे से कहकर वॉरेन हेस्टिंग ने फांसी की सजा दिलवा दिया करता था। इसी बात से जब ये बात ब्रिटेन पहुंची थी तो ब्रिटेन ने 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम भारत भेजा। कौन सा भेजा? पिट्स इंडिया अधिनियम। अब इस पिट्स इंडिया अधिनियम के तहत कौन कौन से कार्य किए गए उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, दोस्तों प्लीज वीडियो को पूरा देखना, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज बात करने हैं 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट यानी कि पिट्स इंडिया अधिनियम। अब इस अधिनियम के तहत कौन कौन से कार्य किए गए वो ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला कार्य, इसके तहत एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई? 6 रखी गई। कितनी रखी गई? 6 रखी गई। सबसे पहला कार्य, इसके तहत एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई। जब इसके तहत ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई, इसके तहत जो सदस्यों की संख्या थी, इसमें सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी? सदस्यों की संख्या थी 6 सदस्यों की संख्या थी। इसके तहत 6 सदस्यों की संख्या थी। इसके पास जो ये कंट्रोलर था, इनके पास जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के द्वारा दिए गए आदेश को खारिज करने की पावर दी गई। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, इनको जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को बंगाल के गवर्नर के द्वारा दिए गए आदेश को खारिज करने की शक्ति प्रदान की गई।
इनको बंगाल के गवर्नर के द्वारा बंगाल के गवर्नर के द्वारा गवर्नर के द्वारा दिए गए निर्देश को खारिज करने की शक्ति प्रदान की गई। इनको शक्ति प्रदान की गई, इन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को इस शक्ति प्रदान की गई। इसके अलावा जो कंपनी यहाँ पर प्रशासन चला रही थी और व्यापार चला रही थी, उनको भी अलग अलग कर दिया गया। कंपनी का व्यापार तथा प्रशासन को भी पृथक कर दिया गया। इसके अलावा इसी एक्ट के तहत कंपनी का प्रशासन तथा व्यापार को पृथक किया गया, यानी कि अलग कर दिया गया। इसके कंपनी का प्रशासन तथा व्यापार को भी पृथक किया गया। इसके अलावा कार्यपालिका और न्यायपालिका को भी पृथक कर दिया गया। क्यों? उसमें कहा गया कि कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में तथा न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो इसी के तहत इसी अधिनियम के तहत कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को पृथक किया गया। इसी के तहत क्या किया गया? कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को भी पृथक किया गया। और इसी अधिनियम के तहत बंगाल का अगला गवर्नर बनाकर भेजा गया लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसे बनाया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। बंगाल का अगला गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को नियुक्त किया गया तथा 1786 में एक अधिनियम पारित करके भेजा गया, जिसका उद्देश्य कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। 1786 में एक अधिनियम पारित करके भेजा गया। इसी के बाद उसमें गवर्नर जनरल को एक शक्ति प्रदान की गई। वो शक्ति क्या थी? वो शक्ति ये थी कि गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने तथा लागू करने का अधिकार दिया गया। तो यहां नोट करता हूं 1786 के अधिनियम के द्वारा 1786 के अधिनियम के द्वारा
गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णय को विशेष परिस्थितियों में लागू तथा रद्द करने या फिर निरस्त करने का अधिकार दिया गया। निरस्त करने की शक्ति प्रदान की गई। ये रहा 1784 का 1784 का फिट्स इंडिया अधिनियम। इसके अलावा गवर्नर जनरल को इसी एक्ट के तहत प्रधान सेनापति की भी शक्ति प्रदान की गई। इसी के तहत गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान की गई। आपको समझ में आ गया होगा 1784 का फिट्स इंडिया अधिनियम। अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है कि बताइए कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में लागू करने तथा निरस्त करने की शक्ति और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान की गई। ये एकमात्र कौन सा गवर्नर जनरल था जिसे ये शक्ति प्रदान की गई? वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है ना। इसके तहत फिर से हम एक बार रिव्यू लेते हैं कि बताइए फिट्स इंडिया अधिनियम कब पारित होकर आया? 1784। इसके तहत कितने गवर्नर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई? 6 सदस्यों की संख्या थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? फिट्स इंडिया एक्ट के तहत। इसके अलावा बंगाल के गवर्नर के द्वारा दिए गए निर्देश को खारिज करने की शक्ति भी प्रदान की गई। किनको? इन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को। इसके अलावा इसी एक्ट के तहत जो नया गवर्नर जनरल बनकर आया वो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ये कब आया? 1784 के फिट्स इंडिया अधिनियम के तहत आया। इसके अलावा 1786 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को एक विशेष परिस्थितियों में एक निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की गई। वो शक्ति क्या थी? कि ये किसी भी विशेष परिस्थिति में परिषद के द्वारा लिए गए निर्णय को रद्द कर सकता है या फिर लागू कर सकता है। ठीक है ना। और इसी के तहत गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी प्रदान की गई। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और एक्ट पारित कर भेजा गया जब कंपनी के 20 वर्ष पूरे हुए, क्योंकि कंपनी को 20 वर्ष का व्यापार करने का अधिकार कब मिला था? 1773 में। और 20 वर्ष कब पूरे होंगे? 1793 में। कंपनी के 20 वर्ष पूरे होने के बाद एक और एक्ट पारित कर भेजा गया 1793 का चार्टर एक्ट। कौन सा एक्ट भेजा गया? 1793 का चार्टर एक्ट, राजलेख अधिनियम। उसके बारे में बात करते हैं। 1793 के चार्टर एक्ट के तहत क्या क्या हुआ? ध्यान से सुनिएगा।
अब कौन सा एक्ट था? 1793 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट हिंदी में बोले तो राजलेख अधिनियम। राजलेख अधिनियम। पहला ही क्वेश्चन ये है कि चार्टर एक्ट कब पारित होकर आया? वो आया 1793 में। कब आया? 1793 में। अब इसके तहत क्या हुआ? इसके तहत सबसे पहला ही कार्य हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। पहला कार्य तो ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इसके अलावा दूसरा कार्य क्या हुआ? भारत के ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन व भत्ते। इसके तहत एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ कि भारत के ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन व भत्ते, जो भारत में ब्रिटिश अधिकारी थे उनके ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन व भत्ते भारत के ही राजस्व से ही दिए जाने का निर्णय लिया गया। जो निर्णय लिया गया, भारत के ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन व भत्ते जो दिए जाने हैं अब इस एक्ट के तहत भारत के राजस्व से ही दिए जाएंगे। इसी अधिनियम के तहत ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन व भत्ते भारत के राजस्व से ही दिए जाने का निर्णय लिया गया। दिए जाने का निर्णय लिया गया। किसका निर्णय लिया गया? वेतन व भत्ते भारत के राजस्व से ही दिए जाने का निर्णय लिया गया। तथा एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ 1793 में। वो क्या हुआ? 1793 में ही ICS की स्थापना की गई। 1793 में ही या फिर ये रहूं 21 अप्रैल 1793 21 अप्रैल 1793 में 21 अप्रैल 1793 में ICS की स्थापना की गई। ICS की स्थापना की गई। अब ये ICS क्या है? ICS की फुल फॉर्म है इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना कब की गई? 21 अप्रैल 1793 में। तब 21 अप्रैल 1793 में की गई, तो इसका जनक कौन माना जाता है? इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? इसका जो जनक है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस।
अब आपने देखा होगा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए कि इंडियन सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है। भारतीय सेवा भारतीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 अप्रैल को। कब हुई थी? 21 अप्रैल को। तो यहां नोट कर देता हूं, भारतीय नागरिक दिवस, भारतीय नागरिक सेवा दिवस, इंडियन सिविल सर्विस डे, यानी कि भारतीय नागरिक सेवा दिवस, नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? वो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 21 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1793 ईस्वी से। आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके अलावा 1793 के बाद जैसे ही कंपनी के 20 वर्ष पूरे हुए तो 1813 ईस्वी में एक और एक्ट पारित कर भेजा गया। वो था 1813 का राजलेख अधिनियम, 1813 का चार्टर एक्ट। कौन सा एक्ट भेजा गया? 1813 का चार्टर एक्ट। उसके तहत क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए, ध्यान से सुनिए। अठारह सौ तेरह का चार्टर एक्ट, यानी कि राजलेख अधिनियम। अठारह सौ तेरह का राजलेख अधिनियम। अब इसके तहत कौन कौन से कार्य हुए? सबसे पहले 1813 के राजलेख अधिनियम के तहत 1813 में ही भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। इसका हुआ? ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। 1813 में भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। अब ये ईसाई लोग भारत में क्यों आए? ये भारत में क्यों आए? ये भारत में इसलिए आए, ये ईसाई धर्म का प्रचार तथा अन्य धर्मों का ईसाई धर्म में परिवर्तन करवाने के लिए आए। ईसाई धर्म में परिवर्तन के लिए आए। ये कब आए? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। इसी एक्ट के तहत भारत में शिक्षा को जागरूक किया गया तथा भारत में इसी एक्ट के तहत भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया। अब वो 1 लाख रुपए कहां से खर्च किए जाएंगे? भारत के ही राजस्व से ही खर्च करने का निर्णय लिया गया। इसी एक्ट के तहत भारतीय
शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया। अब ये जो 1 लाख रुपए हैं वो कहां से खर्च किए जाएंगे? जो 1 लाख रुपए हैं ये भारतीय राजस्व से खर्च करने का निर्णय लिया गया। भारतीय राजस्व से, समझ में आया ना? तथा 1813 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का अधिकार खत्म कर दिया गया और सिर्फ 2 अधिकार रखे गए। 1813 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। केवल 2 व्यापारिक अधिकार रखे गए। केवल 2 अधिकार रखे गए। अब 2 अधिकार कौन से थे? ये 2 अधिकार थे, एक तो था चीन के साथ व्यापार और एक चाय का व्यापार। एक था चीन के साथ व्यापार, तो दूसरा क्या था? चाय का व्यापार। ये 2 अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ रखे गए और निर्धारित कर दिया गया कि ब्रिटेन से कोई भी उपनिवेशक, इसी एक्ट के तहत निर्धारित कर दिया गया कि ब्रिटेन से अगर कोई भी उपनिवेशक आ सकता है और भारत में व्यापार कर सकता है। इसी एक्ट के तहत निर्धारित कर दिया गया कि ब्रिटेन से कोई भी उपनिवेशक भारत आकर भारत में व्यापार कर सकता है। ठीक है ना? मैंने आपको आज 1813 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, ये सब कुछ मैंने आपको आज क्लास में बताया। तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो